हेलो बच्चों, मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इसके पहले का भाग 1 जरूर देखिए। आपको भाग 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और शीत युद्ध के बारे में हमने पढ़ा था। शीत युद्ध में मैंने बताया था कि शीत युद्ध 2 देशों में अमेरिका और सोवियत रूस के बीच में हुई। यह युद्ध प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुई, लेकिन ये जो युद्ध है उसमें द्वेष, ईर्ष्या की भावना थी और युद्ध के कगार पे ये आ चुकी थी, लेकिन यह युद्ध नहीं हुआ, इसलिए इस युद्ध को शीत युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध जो है अमेरिका और रूस दोनों जन महासत्ता बनने की होड़ में ये जो शीत युद्ध हुआ था और ये शीत युद्ध काफी समय तक था। शीत युद्ध के परिणाम आगे हम जानने वाले हैं। शीत युद्ध के परिणामों के बारे में सबसे पहले सैन्य संगठनों का निर्माण। जिस समय शीत युद्ध हो रहा था उस समय दोनों महासत्ताओं ने यानी अमेरिका और रूस ने अपनी अपनी सैन्य संगठनों का निर्माण किया, यानी अपना अपना संगठन बनाया और इन संगठन में जो राष्ट्र उसमें सहभागी होता था, अमेरिका चाहता था कि सभी छोटे छोटे देश जो है मेरे में शामिल हो जाए और महासत्ता में बन जाओ, और रूस जो चाहता था कि सभी लोग मेरे में छोटे छोटे जो भी देश है सभी देश मेरे में शामिल हो जाए और मैं महासत्ता बन जाऊं। तो इन लोगों ने क्या किया, उन देशों को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी जो है महासत्ताओं ने ले ली। तो अमेरिका ने एक संगठन बनाया था नाटो संगठन अमेरिका का नेतृत्व वाला संगठन था, और उसी प्रकार सोवियत संघ ने भी एक वर्साय समझौता वाला एक सैन्य संगठन बनाया। तो इन दोनों ने अपना अलग अलग संगठनों का निर्माण किया। देखो यहाँ पे नाटो संगठन का जो सिंबल्स यहाँ पे दिया गया है, विश्व का द्विध्रुवीकरण। शीत युद्ध के समय विश्व के जो अधिकांश देश थे वो 2 महासत्ताओं के अलग अलग गुट में शामिल हो गए थे। मैंने बताया कि 2 अलग अलग गुट बन गए थे, एक अमेरिका का गुट बन गया था और एक सोवियत संघ का। तो दोनों जन में होड़ मची थी कि सभी देश मेरे में शामिल हो, तो दोनों अलग अलग गुट बन गए थे। राष्ट्रों का इस तरह 2 गुटों में अलग अलग विभाजन होना उसको द्विध्रुवीकरण कहा जाता है। इससे शीत युद्ध का प्रभाव बढ़ गया और तनाव का माहौल फैल गया। शस्त्रास्त्र स्पर्धा। शस्त्र मतलब क्या होता है? हथियार, हथियारों की स्पर्धा, यानी अमेरिका और रूस दोनों देश एक दूसरे को हराने और खुद जीतने के लिए ये दोनों देश ने क्या किया, बड़ी मात्रा में शस्त्रों का निर्माण करने लगे, यानी हथियार बनाने लगे। अधिक से अधिक जो विध्वंसक क्षेपणास्त्र है वो बनाने के संदर्भ में आवश्यक तकनीकी ज्ञान अवगत करने हेतु प्रतियोगिता आरंभ हो गई। दोनों जन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्षेपणास्त्र बनाने लगे, नए नए तकनीकी का इस्तेमाल करने लगे। किंतु ये जो इनकी हथियार बनाने का जो होड़ था, इसमें वैश्विक शांति खतरे में आ जाएगी, इसका आभास दोनों महासत्ताओं को हो गया। और यह होने के कारण इन्होंने जो बड़े बड़े हथियार बनाने लगे, क्षेपणास्त्र बनाने लगे, उस पर नियंत्रण रखा गया और बाद में निरस्त्रीकरण का भी प्रयास किया जाने लगा। यानी इनको ऐसा लगने लगा कि अगर ऐसा मैं भी करूंगा और मैं भी ज्यादा हथियार बनाऊंगा, वो भी ज्यादा हथियार बनाऊंगा, उसमें सभी देश शामिल हो गए, तो क्या होगा कि पूरे देश युद्ध में मर के खाक होगा। उसके बाद में कौन जीता कौन हारा उसको किसी को देखने ही नहीं मिलेगा। इसलिए इन्होंने क्या किया, अपने शस्त्र का जो निर्माण करना था उस पर उन्होंने नियंत्रण रखना शुरू कर दिया, उनको बनाना बंद कर दिया और शीत युद्ध जो है कम हो गया, खत्म हो गया। प्रादेशिक संगठनों का निर्माण। अलग अलग जो प्रदेश है उनमें संगठनों का निर्माण। महासत्ताओं की होड़ में विकासशील राष्ट्र एक दूसरे की सहायता करने के लिए प्रादेशिक स्तर पर संगठनों का निर्माण किया। महासत्ता कौन कौन है? महासत्ता, अच्छा ठीक है मैं बता, अमेरिका और सोवियत संघ यानी रूस, दोनों ने
दोनों ने महासत्ता बनने की होड़ में क्या किया, जो प्रादेशिक स्तर पे अलग अलग संगठन बनाने लगे। उन्हें आर्थिक विकास महत्वपूर्ण लगता था। यूरोप के देशों में यूरोपीय आर्थिक संघ का निर्माण किया, तो दक्षिण पूर्व में एशियाई देशों ने, ये जो एशियाई देशों में देखो कुछ देशों का नाम दिया गया है, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये सभी मिलके एशियन संगठन बनाए, यानी दोनों जन अलग अलग संगठन बनाए। देखो यहाँ पे दिया गया एशियन संगठन, इसमें अलग अलग देश जो दिया गया है, इन सभी को मिला के एशियन संगठन बनाया गया। गुट निरपेक्षतावाद, गुट मतलब किसी भी गुट में जाना, समूह में, और निरपेक्षता मतलब यानी किसी भी गुट में भाग न लेना। मैंने तुम लोग को बताया कि अमेरिका और सोवियत संघ में दो अलग अलग गुट बन गए थे। सभी देश चाहते थे, दोनों देश चाहते थे कि ये मेरे गुट में शामिल हो, ये देश मेरे गुट में शामिल हो। तो कुछ ऐसे देश थे जो किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए थे, और उन्होंने जो आंदोलन किया, जो विचार अपनाया, उसको गुट निरपेक्षतावाद कहा जाता है। शीत युद्ध की शुरुआत हो जाने की कालावधि में विश्व का दो भागों में बंटवारा हो चुका था, एक अमेरिका और दूसरा रूस, और साथ साथ कुछ देशों को महासत्ताओं के स्पर्धा में शामिल है। मैंने बताया कि कुछ देश ऐसे थे जो शामिल होना नहीं चाहते थे, उसमें हमारा भारत देश भी था। भारत देश दोनों देश में वो शामिल नहीं हुआ था। ऐसे राष्ट्रों ने महासत्ताओं की स्पर्धा से दूर रहने की नीति स्वीकार की। उन्होंने कहा कि हम किसी भी गुट में भाग नहीं लेंगे, हम दूर ही रह गए। इसी को गुट निरपेक्षतावाद कहते हैं, यानी किसी भी गुट में शामिल न होना। गुट निरपेक्षतावाद शीतकाल का एक महत्वपूर्ण आंदोलन माना जाता था। गुट निरपेक्षतावाद आंदोलन, गुट निरपेक्षतावाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका महाद्वीप जो थे स्वतंत्र हुए थे, क्योंकि इसके पहले एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप में यूरोपीय देश के जो थे, जैसे अंग्रेज हो गया, फ्रांस हो गए, तो इन देशों पर साम्राज्य था, उनका राज्य था। बाद में स्वतंत्र हुए, और स्वतंत्र होने के बाद ये जो नए देश थे, जैसे भारत देश हो गया, इन्होंने ये विचार किया कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं हो गए। उन्होंने गुट निरपेक्षता विचार का समर्थन किया, और यह एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। उन्होंने आंदोलन किया कि हम किसी भी इसमें शामिल नहीं होंगे। वर्ष 1961 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के अध्यक्ष मार्शल टिटो, इजिप्ट के अध्यक्ष गमाल अब्दुल नासिर और इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष डॉक्टर अहमद सुकार्नो और घाना के राष्ट्राध्यक्ष क्वामे नक्रुमा के नेतृत्व में इस आंदोलन की शुरुआत हुई। देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिया के तरफ से, इन्होंने गुट निरपेक्षता आंदोलन में भाग लिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके भारत देश से, यूगोस्लाविया से मार्शल टिटो, उसके बाद इजिप्ट के अध्यक्ष गमाल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष अहमद सुकार्नो और घाना का राष्ट्राध्यक्ष क्वामे नक्रुमा, ये सभी लोग ने भाग लिया था। यहाँ पे इनका चित्र दिया गया है। गुट निरपेक्षतावादी आंदोलन का मूल्यांकन। गुट निरपेक्षवादी आंदोलन में उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और वंशवाद का विरोध किया। उपनिवेशवाद का मतलब होता है किसी देश पर अपना कब्जा करना, साम्राज्यवाद का मतलब होता है किसी भी देश में शासन करना, वंशवाद का मतलब है एक ही वंश को बढ़ावा देना। इस सभी का इसमें विरोध किया गया था। इस आंदोलन में अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को शांतिपूर्ण मार्ग से हल करने के लिए भी प्रोत्साहन दिया। इसमें यह कहा गया कि अगर किसी देश में या दो से अधिक देशों में अगर विवाद होता है तो उसका हल जो है लड़ाई के मार्ग से, युद्ध न करके शांतिपूर्ण मार्ग से हल किया जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के मार्गदर्शन में भारत ने इस आंदोलन में नेतृत्व किया था। बाद में इस काल में भी आंदोलन को भारत में सक्रिय समर्थन दिया। जो ये आंदोलन हुआ, पहले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, बाद में उन्होंने इसमें और भी बाद में भी साथ दिया था। शीत युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन बाद में भी इस आंदोलन का जो महत्व था वो कम नहीं हुआ। गुट निरपेक्षवादी जो आंदोलन था, इसमें मानवतावाद, वैश्विक शांति और समानता जैसे जो सच्चे मूल्य पर आधारित था। इस आंदोलन में जो अल्प विकसित थे, जो गरीब देश थे,
उनको यह प्रेरणा मिली कि वे एकत्र आए और बड़े बड़े राष्ट्रों का सामना करें। शांतिपूर्ण मार्ग से अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करने के लिए इसमें प्रोत्साहन दिया गया। उसके अलावा निशस्त्रीकरण, मानवाधिकार का संवर्धन करना, आग्रहपूर्ण भूमिका निभाते हुए गुटनिरपेक्षवादी आंदोलन में जो गरीब और अविकसित राष्ट्र थी, उन्होंने अपनी समस्या जो थी वो दृढ़ता से अमीर राष्ट्रों के सामने रखी, बिना डरे हुए। आंदोलन ने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग की। अगर थोड़े में कहा जाए तो शीत युद्ध खत्म हो गया, लेकिन गुटनिरपेक्षवादी जो आंदोलन था उसका महत्व कम नहीं हुआ। इस आंदोलन में जो गरीब देश थे, अल्प विकसित देश थे, उनको एकत्र आने में प्रेरणा मिला। इस आंदोलन में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन और वैचारिक प्रभाव जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सामने आए और इन राष्ट्रों का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सम्मान के साथ खड़े होने का एक नया विश्वास दिया। जो गरीब राष्ट्र थे उनमें हीन भावना निकल के उनके सामने सम्मान के साथ खड़े हो गए। ऐसा उनके अंदर एक नया विश्वास उत्पन्न हुआ। शीत युद्ध का अंत। वर्ष 1945 में वैश्विक राजनीति में जो शीत युद्ध का प्रभाव था वो धीरे धीरे खत्म हो गया। शीत युद्ध का अंत पिछली शताब्दी के अंत की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। शीत युद्ध समाप्त होने के लिए कुछ बातें जिम्मेदार थी। इसमें सबसे पहले था सोवियत रूस या रसिया का आर्थिक उदारीकरण। रूस ने जो है आर्थिक उदारीकरण को स्वीकार किया और जो भी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण लगाया था या रोक लगाया था उसको उसने ढीला कर दिया यानी इसको खोल दिया। दूसरा है, उस समय सोवियत रूस के तत्कालीन अध्यक्ष जो थे मिखाइल गोर्बाचेव थे, इन्होंने पुनर्रचना और खुलापन नीतियों पर अमल किया। इन नीतियों के माध्यम से जो नियंत्रण था वो कम हुआ। राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए और इस क्षेत्र की पुनर्रचना हुई। फिर से उसमें बदलाव किया गया, उसका फिर से रचना किया और लोकतांत्रिकरण को बढ़ावा मिला। देखो बच्चों, ये मिखाइल गोर्बाचेव है, इनका फोटो यहाँ दिया गया है। इन्होंने इनके आने के बाद रूस में जो दो देशों में चल रहा था शीत युद्ध वो खत्म हुआ। तीसरा है, पूर्वी यूरोप में सोवियत रसिया के प्रभाव वाले देशों द्वारा पूंजीवादी और लोकतांत्रिक मार्ग अपनाने के कारण वहां की शासन सत्ताएं बदल गई। सोवियत रूस में जो भी देश थे उन्होंने क्या किया, पूंजीवादी और लोकतांत्रिक मार्गों को अपनाया, जिसके कारण वहां पर जो पुरानी सत्ता थी, साम्यवादी जो सत्ता थी वो बदल गई। उसके अलावा सोवियत रूस का विघटन हो गया, यानी अलग अलग बांटों में बढ़ गया और इसके कारण अनेक नए राष्ट्रों का, नए देशों का निर्माण हुआ। रूस जो है सोवियत रसिया का एक बड़ा देश था। सोवियत संघ मिखाइल गोर्बाचेव के आने के कारण शीत युद्ध खत्म हुआ। उन्होंने लोकतांत्रिक पद्धति को अपना लिया। एक ही महासत्ता होती है तथा उस पर जब अनेक देश निर्भर होते हैं, जैसे अमेरिका एक महासत्ता है, उस पर बहुत सारे देश निर्भर होती है, तो उस अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, एक ध्रुवीय व्यवस्था। क्या कहते हैं, एक ध्रुवीय व्यवस्था। अगर दो महासत्ता यानी विश्व का दो भागों में बंटवारा हो जाए और छोटे छोटे राज्य उस पर निर्भर हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, द्विध्रुवीकरण कहते हैं। मान लो अगर अनेक देश महासत्ता के रूप में अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में उभरते हैं तो उसे क्या कहेंगे, बता सकते हो क्या? ठीक है, मैं तुमको वर्ड बताती हूँ, बहुध्रुवीकरण। शीत युद्धोत्तर विश्व यानी शीत युद्ध जब खत्म हो गया उसके बाद का विश्व। शीत युद्ध खत्म हो गया, किसी समय में महासत्ता रहे। इस सोवियत रूस का विघटन हो जाने पर विश्व का राजनीतिक दृष्टि से बहुत सारे बदलाव हुए। यहाँ पे दिया गया है, पहला, वैश्विक राजनीति में अमेरिका जो है एक महासत्ता के रूप में उभरा। उसके अलावा दूसरा है, राष्ट्रों में व्यापार और आर्थिक संबंध बढ़ाने के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण हुआ। पूंजी, श्रम बाजार, सूचना और विश्व भर में प्रसार हुआ। लोग यहाँ से वहां आने जाने लगे और मुक्त रूप से संचार हुआ, किसी चीज में रोक तो नहीं हुआ, एक देश से दूसरे देश में लोग जाने लगे।
तीसरा है सभी राष्ट्रों ने व्यापारिक संबंधों को प्राधान्यता देने का निश्चय किया। सभी देशों ने व्यापारिक संबंध बढ़ाया, एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने लगे, जिससे अन्य राष्ट्रों में सहायता करने की जो संकल्पना थी वो पिछड़ गई। जैसे पहले ये था कि एक देश दूसरे देश को सहायता करेगी, वो जो कल्पना थी वो खत्म हो गई। इसके बदले में आर्थिक संबंध प्रस्थापित करने का प्रयास होने लगा, एक दूसरे के साथ आर्थिक संबंध लोग बनाने लगे। अब जो था शत्रु राष्ट्र, एक देश के जो विरोधी देश थे उसको पहले शत्रु राष्ट्र कहा जाता था, उसके बदले में अब उसको स्पर्धक राष्ट्र कहने लगे। उसके बाद चौथा है संयुक्त राष्ट्र संघ की जिम्मेदारी में वृद्धि हुई। वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाने के लिए पहले से अधिक प्रयास उसे करने पड़े। पांचवा है पर्यावरण की रक्षा, मानव अधिकारों का संरक्षण, स्त्री पुरुष समानता, प्राकृतिक आपदा का सामना, इन मुद्दों को वैश्विक स्वरूप प्राप्त हुआ। वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य? वैश्वीकरण का मतलब तुम क्या समझते हो बच्चों? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। वैश्वीकरण का मतलब होता है एक देश से दूसरे देश में व्यापार करना, आना जाना, आर्थिक रूप से संबंध बनाना, यानी किसी भी काम के लिए एक देश से दूसरे देश में बिना रोक टोक जाना, व्यापार करना, ये सबको वैश्वीकरण कहा जाता है। वैश्वीकरण, उदारीकरण, ये सब एक ही शब्द के अलग अलग नाम है या अलग अलग रूप है। शीत युद्ध के बाद व्यापार तथा आर्थिक संबंध में खुलापन आया, यानी बिना रोक टोक के लोग व्यापार करने लगे। पूर्व कहे अनुसार पूंजी श्रम बाजार सूचनाओं का विश्व भर में संचार होने लगा। संचार मतलब लेन देन होने लगा, आने जाने लगे। विश्व भर के लोगों का विचार और कल्पनाओं का आदान प्रदान बढ़ा। सूचना और प्रौद्योगिकी में हुई क्रांति से विश्व की घटनाएं, गतिविधियां सुदूर मालूम होने लगी। ऐसा लगने लगा कि अब जो थी बहुत दूर नहीं है। देशों की सीमा रेखाओं का पहले जितना महत्व था अब उतना महत्व नहीं रहा। सभी प्रक्रियाओं को वैश्वीकरण कहा जाता है। वैश्वीकरण के आने से बहुत सारे लाभ हुए तो कुछ हानियां भी हुई। जैसे अलग अलग राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था एक दूसरे पर जुड़ जाने से व्यापार बढ़ा, आर्थिक एकत्रीकरण बढ़ा, बाजारों में माल की उपलब्धता बढ़ी, बाजारों में माल आने लगे, और इसी के साथ साथ गरीब और अमीर राष्ट्रों के बीच की जो दूरी थी वो कम नहीं हुई। कहने का मतलब सब कुछ हुआ, लेकिन वैश्वीकरण आने से इसका फायदा गरीब देशों को इतना नहीं मिला जितना अमीर देशों को। अमीर देश और अमीर बनते गए पूंजी लगा के, और गरीब देश और गरीब बन गए। ये जो पाठ है इसमें हमने 1945 की वैश्विक गतिविधियों के बारे में हमने पढ़ा। इसमें शीत युद्ध काल का विश्व, शस्त्र स्पर्धा और निशस्त्रीकरण, उसके अलावा वैश्वीकरण का अर्थ, इसके बारे में हमने जाना। और अगले पार्ट में हम विदेश नीति के बारे में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं।